हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा क्लासेज में। तो आज हमारा भारतीय संविधान में टॉपिक है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में कब प्रस्ताव पारित हुआ था, कब स्वीकार की गई थी, इसके जनक कौन हैं, 42 संविधान में संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, और अंत में अति इम्पोर्टेंट है जो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, जिसमें बेरोजगारीवाद केशवानंदवाद कौन से वाद के अंतर्गत माना था कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखी नहीं है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य से प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा में तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। इसके बाद प्रस्तावना के जनक थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावना के बारे में कुछ लोगों ने क्या कहा है, जैसे ठाकुर भार्गव दास का स्टेटमेंट है कि संविधान है जो आत्मा तथा प्रस्तावना संविधान की आत्मा तथा आभूषण है। के.एम. मुंशी ने कहा है प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। और बारकर का स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंजी, इसलिए इसके अनेक नाम हैं: आत्मा, कुंजी, दर्शन, उद्देशिका, भूमिका, सार, परिचय पत्र, दर्पण, मुखौटा आदि। इसके बाद अति महत्वपूर्ण 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें है समाजवाद का अभिप्राय है कि समस्त संसाधनों पर, पृथ्वी के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उनका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए होगा। इसका अर्थ होगा कि समाजवाद का अर्थ होता है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सभी के लिए, पूरी समाज के लिए, उसके हितों के लिए, प्राप्ति के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, यही समाजवाद होता है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष होता है किसी भी एक धर्म को महत्व न देकर सभी धर्मों को समान रूप से देखना, यही पंथ निरपेक्षता होती है। जैसे सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करना, किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देना, नहीं किसी भी भेदभाव करना, तथा धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाना। इसके बाद है नंबर 3 पर अखंडता का अर्थ है भारत विविधता में एक तथा सांस्कृतिक समन्वय को बनाए रखेगा, क्योंकि भारत में अनेक धर्म, अनेक सांस्कृतिक, अनेक भाषा, अनेक रहन सहन वाले लोग रहते हैं, लेकिन यही है कि भारत में अखंडता की अलग अलग होने पर भी विविधता में एकता है। इसके बाद है प्रस्तावना के तत्व। शासन की अंतिम शक्ति, प्रस्तावना के इसमें फर्स्ट है, शासन की अंतिम शक्ति किसमें होती है, जनता में। संविधान निर्माताओं के द्वारा शासन की अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की गई थी, और समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत भी कौन होती है, जनता। इसके बाद है संविधान के उद्देश्य जो नीचे हैं, ये संविधान के उद्देश्य न्याय किस किस के संबंध में दी गई है। न्याय है सामाजिक संबंध में, आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध में न्याय, यह है संविधान के उद्देश्य। इसके बाद है स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता है विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद है समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। बंधुता है भाईचारा, बंधुता किसे है, भाईचारा। इसके बाद है नंबर 3 पर
संविधान की प्रकृति व स्वरूप। संविधान की प्रकृति व स्वरूप में भी जैसे यहाँ पर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य, 5 शब्द इसके अंतर्गत हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत विदेशी राष्ट्रों से अपने संबंधों के निर्धारण स्वतंत्र हैं तथा भारत स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेगा। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवाद और पंथनिरपेक्षता, हमने आप अभी ऊपर इसका वर्णन कर लिया था। इसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। वर्तमान समय में जनसंख्या तथा क्षेत्र की दृष्टि से बड़े देशों का अस्तित्व विद्यमान में है, परंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न साधन हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान व सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भी भारत ही है। इसके बाद है गणराज्य। गणराज्य, इसका अभिप्राय भारत का सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति, सभी अन्य सार्वजनिक पद वंशानुगत आधार पर न चुने जाएंगे अपितु जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाएंगे। गणराज्य का अर्थ ये होता है कि कोई भी बड़ा पद ये अप्रत्यक्ष न चुनकर प्रत्यक्ष ही चुने जाएंगे, ना कि किसी भी राजा का बेटा राजा बन जाए। जनता तय करेगी कौन राजा बनेगा, कौन देश का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद है अति महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इससे पहले यह और है नंबर 4 पर, संविधान को अंगीकृत या स्वीकार कब किया गया था? संविधान सभा में इस प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकार किया गया। इसके बाद है क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इसमें सबसे पहले 1960 में बेरोवारीवाद जो पश्चिम बंगाल में, इसमें न्यायालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1960 में बेरोवारीवाद हुआ था पश्चिम बंगाल में। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान के निर्माता को विचारों को जानने की कुंजी है, परंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1960 बेरोवारीवाद, 1960 बेरोवारीवाद में क्या कहा गया था कि यह विचारों को जानने की कुंजी है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो यहाँ पर नहीं, बेरोवारीवाद में नहीं माना गया था। इसके बाद 1973 के केशवानंद भारतीयवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया गया और प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया। और यहाँ पर 1973 में केशवानंद भारतीयवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान वही स्थान है जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का। इसके बाद 1994 के MR बोमईवाद तथा 1995 के LIC वाद में न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग अथवा भाग के रूप में स्वीकार किया गया था। जैसे केशवानंद में तो केवल प्रस्तावना को अंग के रूप में स्वीकार किया गया था, यहाँ पर प्रस्तावना को अंग अथवा भाग के रूप में भी स्वीकार किया गया था। अंतिम है हमारा प्रस्तावना में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 1968 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है, परंतु प्रस्तावना के ऐसे प्रावधान जिसका संबंध संविधान के मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा से है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। संसद को अधिकार है प्रस्तावना में संशोधन करने का, लेकिन संविधान के समूल ढांचा या बुनियादी ढांचा से है संबंध,
तो उसमें परिवर्तनीय उसका संशोधन नहीं कर सकता। 1976 के माध्यम से प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया था। उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था, जो हमने आपको बताए थे। केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें हमने 3 शब्द है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो यह प्रस्तावना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी प्रस्तावना, एक भी टॉपिक नहीं बचा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई और भी समस्या है तो कमेंट करें, और अपने यार दोस्त किसी को भी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।